Hello, I'm Dr. Ramendra Singh Parmar, and today we are going to learn about genetics. This is part 1 of our lecture, and the topic of today's lecture is ग्रेगर जॉन मेंडल। 1906 में विलियम बेंटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। जेनेटिक्स का मतलब होता है ग्रीक भाषा में ग्रो या वृद्धि करना या डेवलपमेंट करना, तो वहां से ही शब्द जेनेटिक्स आया और सबसे पहले विलियम बेंटसन ने 1906 में इस टर्म को यूज किया अपनी एक किताब के अंदर। अब जब जेनेटिक्स की बात हो तो हमें बेसिकली दो टर्म सुनने को मिलते हैं, एक होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है जेनेटिक्स। अभी हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है, इसके अंतर्गत हम आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वो कैसे जाते हैं और कैसे अपने गुणों को एक्सप्रेस करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। जबकि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हम डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके एक्सप्रेशन और उनकी माता पिता से संतान में जाने की पूरी प्रक्रिया का और उनके गुणों का, उनमें जो वेरिएशंस हैं, उनमें जो भिन्नताएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो कलेक्टिवली इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब हो गया किसी भी कैरेक्टर का आनुवंशिक गुणों का माता पिता से संतान में जाना, और जेनेटिक्स हो गया इन कैरेक्टरिस्टिक्स का या इन गुणों का, उनके वेरिएशंस का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। अब जब जेनेटिक्स की बात हो तो सबसे पहले बात उठती है ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में, जिसको आज हम चेकोस्लोवाकिया के नाम से भी जानते हैं, हुआ था। इनका जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने 18 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक चर्च में प्रीस्ट के रूप में यानी कि पादरी के रूप में अपना काम शुरू किया। बाद में ये अध्यापक के रूप में जुड़ गए और इन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्र में मटर यानी कि गार्डन पी या पाइसम सटाइवम, जिसका बॉटनिकल नेम है, उसके ऊपर अपने प्रयोग प्रारंभ किए। इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाया और उनके ऊपर पहली बार वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किए। इनका असली नाम जॉन मेंडल था और जो ग्रेगर थी वो इनको चर्च में जब प्रीस्ट थे उसकी उपाधि दी गई थी ग्रेगर की, तो इनका पूरा नाम पड़ गया ग्रेगर जॉन मेंडल। 1866 में इन्होंने नेचर की सोसाइटी ऑफ ब्रून में अपने सारे प्रयोगों को पब्लिश करवाया। दुर्भाग्य से इनके जीवन काल में इनको ज्यादा अटेंशन नहीं मिली। उस वक्त वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी जो खोज थी, इनकी जो रिसर्च थी, इनकी जो एक्सपेरिमेंट्स थे और इनका जो कंक्लूजन था एक्सपेरिमेंट्स का, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 1884 में यानी कि 1884 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके जीवन काल में उनको उनके किए गए कार्य का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। अब चूंकि मेंडल के कामों को उनके जीवन काल में श्रेय नहीं मिला, तो उनकी मौत के करीब 16 साल बाद 3 वैज्ञानिकों, ह्यूगो डी व्रीस जो कि हॉलैंड से थे, कार्ल कैरिस जो कि जर्मनी से थे और ईवी शर्नमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के थे, इन तीनों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के कामों को फिर से करके देखा। फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो कार्य थे, जो उनका एक्सपेरिमेंट था, जो उनकी फाइंडिंग्स थी, वो पूरी तरह वैज्ञानिक थी, सही थी और मैथमेटिकली प्रूव थी। तो इस तरह से 1900 में तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के काम को दोबारा करके पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया। अब ये बात उठती है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके कामों को इतनी मान्यता उस वक्त क्यों नहीं मिली? तो उसके 2-3 प्रमुख कारण थे। पहला सबसे बड़ा कारण यह था कि उस वक्त के जो वैज्ञानिक थे, वो उस वक्त उनका सारा ध्यान था चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जातियों की उत्पत्ति, उसके ऊपर सारा ध्यान था उस वक्त के वैज्ञानिकों का, तो उन्होंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा जो मेजर कारण था वो ये था कि उस वक्त जो सेल है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी प्राप्त नहीं थी, तो लोगों ने इनके काम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तीसरा जो बड़ा कारण था वो ये था कि इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने मैथ्स का यूज किया था और उस वक्त गणित का प्रयोग जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही कम किया जाता था। और चौथा कारण जो कि बहुत ही कॉमन कारण होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर नहीं थे, वो एक साधारण स्कूल टीचर थे, तो लोगों ने उनको काम को बहुत ही छोटा मोटा समझ के नजरअंदाज कर दिया। तो ये 3-4 बड़े कारण थे जिसकी वजह से जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनको अपने जीवन काल में अपनी इस महानतम खोज के लिए कभी श्रेय नहीं दिया गया। अब बात करते हैं कि मेंडल को इतनी सक्सेस क्यों मिली और उनके पहले जो वैज्ञानिक थे उनको इतनी सक्सेस क्यों नहीं मिली। तो मेंडल को जो सक्सेस मिली उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। उन कुछ कारणों की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मेंडल की सक्सेस का जो पहला कारण था वो ये था उनका
अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों या जो पहले के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो काम किए गए थे उसमें क्या क्या कमियां थी उसका उनको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान था। वो जानते थे कि किस प्रकार से रिसर्च की गई और कहाँ गलतियां की गई। तो मेंडल ने उन सारी गलतियों को ध्यान रखा और अपने एक्सपेरिमेंट में उन सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। अब सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि मेंडल ने मैथ्स का बहुत अच्छा यूज किया। मेंडल जो थे वो गणित के काफी अच्छे जानकार थे और उन्होंने अपने वैज्ञानिक रिसर्च में या साइंटिफिक रिसर्च में जो मैथ्स था, जो गणित था, उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया, स्टैटिक्स का बहुत अच्छा प्रयोग किया और जिसके लिए उनको परिणाम बहुत अच्छे मिले। उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाया और जब उस लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स के रिजल्ट उनको मिल गए तब उन्होंने 2 लक्षणों को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट किए और जब 2 से भी रिजल्ट उनको अच्छे मिल गए उसके बाद उन्होंने तीसरे लक्षण की तरफ गए और फिर उन्होंने 3 लक्षणों को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको परफॉर्म किया। जो कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण उन्होंने चूज किए वो बिल्कुल अपोजिट थे, जो बिल्कुल अलग थे और आसानी से पहचाने जा सकते थे। इसीलिए जब उन्होंने प्रयोग किए तो जो प्रयोग के रिजल्ट आए वो काफी स्पष्ट थे, बहुत ही क्लियर थे, बहुत ही विजिबल थे, फिजिकली बिल्कुल विजिबल थे और इन्हें डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान था। तो उनकी जो सक्सेस थी उसका एक प्रमुख कारण था, उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने मटर के 2 स्पष्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया। जैसे कि लंबी हाइट के पौधे और छोटी हाइट के पौधे 2 क्लियर डिफाइंड हैं, ठीक है। फिर एक जिनके जो सीड्स हैं उनमें रिंकल्स हैं, एक में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाया जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे और बहुत ही क्लियरली विजिबल थे। इसके अलावा मेंडल थोड़े से लकी भी रहे। क्यों लकी रहे? क्योंकि उन्होंने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए वो अलग अलग गुणसूत्रों पर ही विद्यमान थे। उनको कंट्रोल करने वाला जो जीन था वो एक ही जीन था। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटेटिव नहीं था। यह भी एक प्रमुख कारण था उनके लकी होने का, उनके एक्सपेरिमेंट्स के सक्सेस होने का। इसके अलावा मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का उपयोग किया वो कोई भी लक्षण उनमें से लिंकेज को शो नहीं करता था, जिसकी वजह से उनको एक अच्छी सक्सेस मिली। अब मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, मेंडल ने मटर ही क्यों चुना, तो कुछ ऑब्वियस से कारण है, वो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेंडल ने जब मटर चुनी तो उसके कुछ खास रीजन थे। उन्होंने बहुत ही सोच समझ के मटर का चुनाव किया था। सबसे पहला और बड़ा कारण था कि मटर की जो फसल होती है वो 1 साल की होती है, उसको साल में 2 बार भी उगाया जा सकता है ना। तो इससे कम टाइम मिला और रिजल्ट काफी जल्दी मिले। दूसरा, जो मटर होती है उसको आसानी से गार्डन में उगाया जा सकता है। अगला कारण था कि जो मटर होती है उसका जो पौधा होता है वो तितली जैसा होता है, ठीक है। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करवा सकते हैं। इससे जो संतान पैदा होती है या जो मटर की जो अगली पीढ़ी होती है पौधे की, वो भी सारी फर्टाइल होती है, उनमें इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था मटर को चूज करने के लिए। के पौधे में फूल और फल दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनके पास कोई कमी भी नहीं थी बीज को प्राप्त करने की, ताकि वह अगले पीढ़ी के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकें। मटर के पौधे में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही क्लियरली होते हैं, जिसकी वजह से उनको पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो ये कुछ कारण थे मटर का चुनाव करने के। ये तो बात हुई ग्रेगर जॉन मेंडल की। कल के वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे और इसके अलावा उनके द्वारा दिए गए जो 3 फेमस लॉ हैं या जो 3 नियम हैं उनकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।